चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग। देखो वैसे तो ये चैप्टर बहुत वास्ट था, बहुत बड़ा था। ये आपका 12.2 सिलेबस से हटा दिया गया, 12.1 बचा है केवल, वरना 12.2 में क्या ही क्वेश्चन थे, अपर लेवल वाले क्वेश्चन थे, बहुत मतलब बढ़िया थे। डाइट प्रॉब्लम थी, ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम थी, बड़ा मज़ा आता करने में। बट आपके भाग्य ठीक हैं तो यार केवल 12.1 बची है। अब ये इतना सिंपल हो गया है टीचर्स के लिए या बच्चे के लिए जज करना कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन कौन सा आएगा। क्यों? ये जो चैप्टर है, ये क्लास 11 का जो 6 चैप्टर था ना, लीनियर इनइक्वालिटीज़, ये मान लो लगभग उसका 70% है, 30% है जो हम अलग पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर 6 नंबर देगा और ये गरीबों का चैप्टर है। एक दिन के अंदर आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। 2 ही प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं इसमें, अनबाउंडेड रीजन और बाउंडेड रीजन। पहला मैं बाउंडेड बता रहा हूँ, बाद में मैं अनबाउंडेड बता दूंगा, मतलब आज ख़त्म है ये। अच्छा, तो इसमें पहले कैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, इस पूरे चैप्टर को सॉल्व करने से पहले आप अपने आप को बनिया बनाओ। एक आप ये सोचो कि भैया बनिया टाइप बुद्धि लगाओ इसमें, आप तो बड़ा मज़ा आएगा, मतलब आप रिलेट कर पाओगे। 11-12 में जो भी मैथ्स है ना, हर किसी के रियल लाइफ यूज़ है। तो ये क्वेश्चन के बारे में पहले बता दूं है क्या। ये जनरल सा मैंने एक एनसीईआरटी का बेसिक, उन्होंने जो इंट्रोडक्शन दिया ना इस चैप्टर का, उसका मैंने ये क्वेश्चन लिया है ये। बट एक फ़ायदा क्या, आपको अब ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन मिलने बंद हो गए, वहाँ पे सीधे इक्वेशन मिलेगी बनी बनाई आपको। बट मैं फिर भी इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूँ आपको। कह रहे हैं कि एक फर्नीचर डीलर है भैया, जो फर्नीचर से ही डील करता है, तो वो केवल 2 ही आइटम अपने पास रखता है, टेबल्स एंड चेयर्स। केवल 2 ही आइटम अपने पास रखता है। और ये मान लो कि इसने नई दुकान खोली है, मैं आपको एकदम बेसिक से समझाना चाह रहा हूँ। नई दुकान खोली उसने और इन्वेस्ट करने के लिए उसके पास केवल, बेटा बात नहीं, अब ये तुम्हारे लिए गरीबों के चैप्टर में अगले साल फिर हमें मिलोगे, 50,000 रुपये, 50,000 रुपये उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए बस। उसने भैया हमारे लिमिट 50,000 है। अच्छा, और दुकान जो उसने ली है, उसने जब हिसाब लगाया तो दुकान में केवल 60 पीस ही रख सकता है वो। इतनी बड़ी दुकान उसकी बहुत ज़्यादा नहीं है। 60 पीस का मतलब हो सकता है 60 की 60 चेयर्स हो सकता है 60 की 60 टेबल्स हो, लेकिन रखेगा 60 ही, हो सकता है 10 टेबल्स और 50 चेयर्स, ठीक है। अच्छा, और उसने पता किया कि अगर मैं एक टेबल खरीदता हूँ 2,500 रुपये की और एक टेबल लेता हूँ मैं 500 रुपये की, सही बात है। उसने भैया कहीं ना कहीं से तो वो खरीद के लाएगा, तो जहाँ वो गया खरीदने तो उसने कहा भैया हम तुमको एक चेयर देंगे 2,500 की, सॉरी टेबल, और चेयर देंगे 500 रुपये की। फिर उसने सोचा कि अगर मैं एक टेबल को बेचता हूँ तो मुझको 250 रुपये का प्रॉफिट होता है, और अगर मैं एक चेयर को बेचता हूँ तो मुझे 50 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो यार हर कोई बंदा चाहेगा मैक्सिमम प्रॉफिट लेना, हर कोई बंदा चाहेगा ना मैक्सिमम प्रॉफिट लेना। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताओ वो कितनी चेयर्स और कितनी टेबल खरीदे कि उनको बेचने पर इसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, कितना हो। तुरंत बच्चे के दिमाग में डाउट आएगा कि सर ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। जब टेबल बेचने में 250 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो 50,000 रुपये की टेबल ही खरीद ले वो और टेबल को ही बेच दे तो मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। इसमें कहाँ ये हमको एक नया टॉपिक सिखाया जा रहा है मैथ में। तो चलो, जैसा हर किसी बच्चे के दिमाग में डाउट आया ना, तो पहले मैं उसको देखता हूँ। उसने क्या किया, सारे के सारे टेबल खरीद ली। सुनना बात को ध्यान से। तो टोटल रुपए कितने उसके बाद 50,000 इन्वेस्ट करने के लिए, और एक टेबल कितने की पड़ रही इसको 2,500 की। तो उसने क्या किया, 20 टेबल ले ली और सारे पैसे खत्म हो गए और स्टोरेज भी 60 का था, तो मतलब ठीक है। अच्छा, 20 टेबल खरीदी तो उनको बेचने पे एक पे कितने का फायदा हुआ, तो भैया 5,000 रुपये का उससे क्या हुआ, प्रॉफिट, यस और नो। और हम ये समझे बैठे हैं कि ये मैक्सिमम प्रॉफिट है, हमने ऐसा समझ लिया कि ये मैक्सिमम प्रॉफिट है। बट बनिया बुद्धि, उसने कहा यार दिमाग लगाएंगे, यार हम दिमाग लगाएंगे, नहीं स्टोरेज भी छोड़ो, उसने कहा हम दिमाग लगाते हैं चलो। फिर उसने क्या किया कि यार एक काम करते हैं, 10 टेबल लेते हैं और 50 चेयर लेते हैं, ठीक है ना। क्या बात समझ आई ना, ऐसा ना, क्योंकि स्टोरेज तो उससे 60 का ही करना है। उसने हिसाब लगाया, 10 टेबल ली उसने। अच्छा, तो 2500 की एक टेबल है तो 10 कितने की पड़ी भैया, 25,000 की। और 50 एक चेयर कितने की है, 500 की, तो 50 कितने, 25,000। देखो भैया स्टोरेज भी 60 हो गया और पैसे भी कितने थे, 50 थे ना इन्वेस्ट करने के लिए, पैसे भी पूरे। अब वो निकालता है प्रॉफिट। तो 10 टेबल, एक टेबल पे कितने का, 250 का, तो भाई साहब 10 पे कितना होगा, 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है। एक चेयर पे 50 का है तो इस पे कितना होगा, एक टेबल, उसने कितनी चेयर ली, सॉरी यार मैं चेयर टेबल में कंफ्यूज हो रहा हूँ। एक चेयर पे 50 का है और उसने कितनी चेयर खरीदी थी, 50। तो उसने क्या, एक पे 50 का फायदा, अब भैया मल्टीप्लाई करो, उसका कितना हुआ
यस और नो? आंसर कितना आया? तो अब यहाँ पे भी अभी तक बराबर बैठ रहा है, जबकि हम क्या सोचे बैठे थे कि ये मैक्सिमम है। हमारे दिमाग में यही तो था। मैं तो केवल एक तुक्का मार रहा हूँ ना, बस ये समझो बात को। उसने सोचा कि यही मैक्सिमम प्रॉफिट होगा भाई साहब, इससे ज़्यादा तो मैक्सिमम प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। बट मैंने ऐसे ही तुक्का मार के देखा कि 10 टेबल ली और 50 चेयर, तो भी तो 5,000 का फ़ायदा हो रहा है। ऐसे क्या पता दिमाग में आए कि 9 टेबल लूँ और 51 चेयर लूँ, ऐसे दिमाग में आएगा ना, तो ऐसे कब तक चेक करेगा वो? यस और नो? कब तक चेक करेगा? तो अब बस इसी टाइप के जो क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग गए और फिर हमने एक मेथड निकाला जिसका नाम है LPP। चैप्टर का नाम LP है, बट इस मेथड का नाम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर मीन्स क्या? यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनकी पावर क्या होगी? 1। ठीक है। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है प्लानिंग, प्लान करना, कि हम एक प्लान कर रहे हैं भाई साहब कि कैसे हमको मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। लीनियर और प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम की हम मतलब उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें उसकी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। तो इस चैप्टर का नाम है LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। समझ गए ना? तब कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई सारे मेथड हैं। अगर मैं मेथड पे आता हूँ कि इस टाइप की प्रॉब्लम है ना, उनको सॉल्व करने की मेथड, तो 3 मेथड है मार्केट में। एक का नाम क्या है? ग्राफिकल मेथड। एक का नाम क्या है? ग्राफिकल मेथड। एक का नाम है सिंप्लेक्स मेथड। एक का नाम है एनालिटिकल मेथड। बट आप लोगों को क्लास 12th में कोरोना के भी सताए हुए थोड़े बहुत, तो उन्होंने ये दोनों मेथड सिलेबस में नहीं है तुम्हारे। ये तुमको मिलेंगे BSc अगर आप करते हैं या फिर आप BTech करते हैं, BSc में 5th सेमेस्टर में आपको ये मिलेगा जाके। ये दोनों मेथड्स होते हैं, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन हो जाती है। फिर आ जाओ ग्राफिकल मेथड रखा है इन्होंने 12th। ग्राफिकल मेथड भी 2 टाइप का, ये भी 2 टाइप का होता है। पहला मेथड का नाम है कॉर्नर पॉइंट मेथड, कॉर्नर पॉइंट मेथड। और एक मेथड का नाम है आइसोप्रॉफिट मेथड या फिर आइसोकॉस्ट मेथड। इसमें भी तुम्हारे फ़ायदा, ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो आपको केवल और केवल एक मेथड पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है क्या है? कॉर्नर पॉइंट मेथड। बट ये चैप्टर छोटा नहीं है, काफ़ी वास्ट है, इसीलिए मैंने आपको ये सारा बता दिया कि इतने मेथड्स है। बट आपको जो क्लास 12th में पढ़ाया जाएगा ग्राफिकली है, और ग्राफिकली में भी केवल कॉर्नर पॉइंट मेथड ही आपको पढ़ाया जाएगा। क्लियर है सर? 2-3 बातें जो इसमें आएंगी वो पहले से उनके बारे में आपको बता दूं कि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो या फिर मिनिमम लॉस हो, ये तो हम चाहेंगे। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ये मैं जितनी बातें बता रहा हूँ ना, ये 1 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। जैसे इस प्रॉब्लम का नाम पूछा जाए जिसमें मैक्सिमम प्रॉफिट पूछा है आपसे या आपसे मिनिमम लॉस पूछा है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को LPP तो चैप्टर का नाम है, LPP तो चैप्टर का नाम है, बट इस प्रॉब्लम को कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। और इसका जो आंसर आता है, जैसे आपको पता लग गया कि कितनी चेयर्स और कितनी टेबल्स खरीदनी है, जो आंसर जो आता है उसको बोलते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जैसे आपको पता लग गया कि भैया 10 चेयर और 50 टेबल्स लेनी, ये आंसर पता लगे, इस आंसर को हम लोग कहते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक, कभी बाई चांस उसने पूछा कि फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तुमको यार ये क्या है, तो ऑप्टिमल इसको कहते हैं। ऐसी प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम हम लोग कहते हैं। क्या चमका? तो ये थोड़ी भूमिका मैंने बनाई कि ये चैप्टर के भैया क्या क्या है इसके बारे में है। इस चैप्टर में आपको कांस्टेंट सुनने को बहुत मिलेगा, तो वो तो खैर तब मैं आपको बताऊंगा, बट यहाँ पे रफली बता दें कांस्टेंट्स। टी साइलेंट होता है, वो तो बोलने के ऊपर है। कांस्टेंट मीन्स होता है, अगर मैं हिंदी में बताऊँ आपको, इसका मतलब होता है रुकावट, हर्डल, किसी को रोकना। क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है, पता है कंडीशन क्या? आपको रोका गया है कि भाई साहब 60 पीस से ज़्यादा आप सामान रख नहीं सकते, ये रुकावट ही तो है, हर्डल है ना हमारे लिए।
और एक प्रॉब्लम क्या है, 50,000 से ज़्यादा आप पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ये भी देखा जाए रुकावट ही हमारे लिए। तो ऐसी रुकावट, ऐसी हर्डल्स को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। क्लियर है, पक्की बात है। अभी काफ़ी कुछ है बताने को कि सर ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, डिसीजन वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो जैसे जैसे टॉपिक आते रहेंगे उनके ऊपर डिस्कशन होता रहेगा। अब भैया देखते हैं कैसे इन प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो जितना बताया वो बात समझ आई हो, चलो जी आ जाइए। अच्छा अब देखो मैंने चेंज कर दिया, चेयर पे मैंने प्रॉफिट कर दिया 75 का। क्यों कर दिया आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्या है कि अभी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ये तो क्वेश्चन मैंने एट रैंडम ऐसे ही लिख दिया, 50 पे थोड़ा सा जब सॉल्व करने बैठते हैं आंसर पॉइंट में आता, तो इसीलिए 75 पे थोड़ा क्लियर हो जाएगा तुमको। अभी मैंने देखा तो 75 पे ठीक है। चलो जी अब सॉल्व कैसे कर, अब देखना ये कह रहे हैं कि हाउ मेनी टेबल्स एंड चेयर्स शुड बी बाई, कितनी टेबल और चेयर हमको परचेज करनी चाहिए। तो लेट करते हैं, सबसे पहले अलजेब्रा वाला क्वेश्चन है, तो लेट टोटल नंबर ऑफ चेयर्स मस्ट बी बाई, मैंने कहा मान लो भैया x, कितनी चेयर्स हमने लेनी x, ठीक है। लेट टोटल नंबर ऑफ टेबल्स कितनी लेनी चाहिए भैया भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ से जो काम होगा भैया, अगर कहीं पर भी दिक्कत हो तो मुझे स्टॉप कर देना कि सर ये बात थोड़ी कम समझ आई। समझना हमने क्या किया, x चेयर्स मैंने ली और y, एक चेयर कितने रुपए की है जी, एक चेयर कितने रुपए, 500 की, तो x की कॉस्ट क्या होगी 500x, यस और नो। एक टेबल है y की, हमने मतलब एक टेबल है सॉरी 2500 की, हमने टोटल कितनी चेयर ली, तो टोटल रुपया कितना हो गया, और इन टोटल रुपयों को हम ऐड करेंगे तो भाई साहब पक्की बात है या तो 50,000 आए या फिर उससे कम आए, ज़्यादा जाने का तो मतलब ही नहीं है। तो इसका जो आंसर आएगा वो या तो 50,000 आएगा या 50,000 से कम आएगा। तो हम एक काम कर सकते हैं, 100 कॉमन यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, 100 से हम डिवाइड कर सकते हैं। वैसे डिवाइड तो हम 500 से भी कर सकते हैं ना, तो डायरेक्ट 500 से हम डिवाइड करते हैं, बच्चा x प्लस 5y, ये 100 ना, यस और नो, पहली इक्वेशन आगे भैया। चलिए अच्छा x है भैया चेयर और टेबल है y, इन दोनों को अगर मैं मिला लूँ तो मैं दुकान पे केवल 60 के बराबर या 60 से कम ही स्टोर कर सकता हूँ। ये नंबर ऑफ चेयर्स हैं, ये नंबर ऑफ टेबल्स हैं, दोनों को अगर मैंने कंबाइन किया तो पक्की बात है या तो 60 या फिर 60 से कम, यस और नो। अच्छा मैं एक चीज़ लिखने जा रहा हूँ, x की वैल्यू जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ी है, y की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी, सही बात है। कम से कम 0 चेयर तो खरीदोगे या उससे ज़्यादा लोगे, नेगेटिव में जाने का तो मतलब ही नहीं, ठीक है सर। तो ये भी इक्वेशन थोड़ा फील आ रहा होगा जैसे हम लोगों ने चैप्टर 6 क्लास 11 में पढ़ा था। अच्छा ये जो इक्वेशन है ये आपको बता रही है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया नॉलेज के लिए, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट। ये केवल और केवल नॉलेज के लिए बता दो, कांस्टेंट का मतलब है रुकावट किस चीज़ में, इन्वेस्टमेंट करने में, कि आप 50,000 से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो इसका एक जैसे आपको मान लो ये 4 इक्वेशन दे दी और बोला कि बताओ इसमें इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट कौन सा, तो आप बता दोगे। ये बात करते हैं तो ये स्टोरेज के ऊपर है, तो इसको हम क्या बोल देंगे। इस चैप्टर में ना बहुत से बच्चे इसको बड़ा हल्के में लेते हैं और इसमें बड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। स्टोरेज, अच्छा ये दो हैं इनको बोलते हैं नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। बहुत कुछ है, थोड़ी लैंग्वेज भी है इसमें जो आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर है जी। नॉन नेगेटिव क्योंकि चेयर और टेबल कुछ ना कुछ तो लोगे ना, माइनस में जाने का मतलब क्या चमका। अच्छा हम चाहते क्या है कि मैक्सिमम प्रॉफिट, अब समझना अगर मैं आपसे बोलूँ प्रॉफिट, हम चाहते भाई साहब मैक्सिमम प्रॉफिट को नॉर्मली ये लोग z से रिप्रेजेंट कर देते हैं, बट आप किसी से भी कर देना। चलिए बात आती है प्रॉफिट की। हमने जब x चेयर खरीदी हैं तो उनको बेचेंगे भी भैया, यस और नो। तो जब x लिए तो इनको बेचा, तो एक चेयर पे कितना का फायदा है 75 का, तो x पर कितना होगा 75x, यस और नो। अगर एक चेयर को मैंने बेचा है तो फायदा कितने का है 75 को, तो x चेयर को अगर बेचूंगा फायदा कितने का होगा, ठीक है। ऐसी y पे कितना होगा, तो यही तो हमारा प्रॉफिट है। इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है हमको, यही तो बताएगा ना तुम्हें कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं हम लोग क्या, ऑब्जेक्टिव फंक्शन।
और यहाँ पे कांस्टेंट नहीं बोला क्योंकि यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई रुकावट नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई साहब हम इसी को ही फोकस करना है कि इसको कैसे मैक्सिमम करें। क्या चमका? और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो वेरिएबल होते हैं एक्स और वाई, इनको बोला जाता है डिसीजन वेरिएबल। इनको क्या बोला जाता है? डिसीजन वेरिएबल। ठीक है, अब देखो यार मैं एक बात बताऊँ आपको, क्योंकि हमको नंबर भी चाहिए, नॉलेज तो बहुत मिल गई आपको। अब ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलने वाला जो 12th का पेपर आएगा, आपको सीधे ये इक्वेशन मिलेंगी बस। बट फिर भी एक फील लाने के लिए मैंने आपको एक इक्वेशन बनाना सिखा दिया। उसी बहाने ये सारी बातें ऑब्जेक्टिव की हैं कि डिसीजन वेरिएबल क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, स्टोरेज, नॉन नेगेटिव, ये इसी बहाने मैंने एक क्वेश्चन लेके आपको काफ़ी कंसेप्ट भी समझा दिए। आपको ये केवल इक्वेशन मिलेंगी इस बार का जो पेपर है, ठीक है जी। तो अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग उस पर जाएंगे। बट आपको कोई डाउट तो नहीं हो रहा यार? कांस्टेंट समझ गए। इसका नाम स्टोरेज क्यों पड़ा? क्योंकि ये इंडिकेट करता है स्टोरेज को, ये इन्वेस्टमेंट को, ये नॉन नेगेटिव है। और ये डिसीजन वेरिएबल नाम से ही पता लग रहा है कि ये ही डिसाइड करेंगी भाई साहब कि कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है सर? तो क्या अब हम लोग सॉल्व करने चले इन इक्वेशंस को? ठीक है। अब जैसे नॉर्मल हम लोगों ने चैप्टर 6 में ग्राफ बनाए थे ना, वैसे बनाने की कोशिश करेंगे। ये लेस देन इक्वल टू, इसे मारो गोली, थोड़ी देर के लिए समझो कि इक्वल का साइन है यहाँ पे। ठीक है भैया, टेबल बनाते हैं। अब पढ़े लिखे आदमी हो, 12th में हो, ये मानो बीच में इक्वल है। अगर एक बात हो, अगर मैं रख दूं x की जगह 0 तो 5 का डिवाइड होगा कितना आया? 20। अगर मैं रख दूं y की जगह 0 तो x कितना आएगा जी? क्या चमका? तो क्या इसके कोऑर्डिनेट 0, 20 और 100, 0 हो गए भैया? अब इस पे आ जाओ, x प्लस वाई, इस पे आ जाइए भैया। अगर मैं एक बार रख दूं x की जगह 0 तो y कितना आ गया जी? 60, और y की जगह 0, x कितना आ गया? तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0, 60 और 60, 0। ठीक है भैया, चलो इसे भी 100 तक लेके जाना पड़ेगा। तो 80, 90, पूरे 100। बस समझना आप लोग, इसको समझना ज़्यादा है इसमें। चलिए जी, अब देखो पहली वाली इक्वेशन को देखते हैं। x पे जाओ 0, y पे जाओ 20, x पे जाओ 0, y पे जाओ 20, ये आ गया भैया 0, 20। x पे जाओ 100 और y पे जाओ 0, तो ये आ गया हमारे पास। अब ग्राफ कैसे बनेगा? इससे इसको मिलाना, मिला लो आगे। यार मैं सोच रहा हूँ लाइन सीधी हो जाए। चलो कोई बात नहीं, ट्राई कर लेते हैं, अलग मार्कर से करते हैं। हमें ज़्यादा क्यों आगे बढ़ाएं, इतनी कर ले। तो ये जो इक्वेशन आई है, ये जो इक्वेशन किसकी आई है? x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 100, इसी की तो आई है भैया ये। चलिए अच्छा, दूसरी देखते हैं। x पे जाओ 0, y पे जाओ 60, x पे जाओ 0, y पे जाओ 60, x पे जाओ 60, y पे जाओ 0, यही तो भैया। तो चलिए जी मिलाओ इससे इसको। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बना हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 60, और कह रहे हैं x की वैल्यू 0 के बराबर है, 0 से बड़ी मतलब इस तरफ, और y की वैल्यू 0 के बराबर है, 0 से बड़ी मतलब ऊपर की तरफ। ठीक है, चलिए जी अब छोड़ो भैया, छोड़ो, ब्लैक लेते हैं। चलो अब एक बात सुनो, पहली इक्वेशन पे आते हैं। ये रही x प्लस 5/100y। ठीक है, अब इस लाइन ने, अगर मैं रेड वाली को कंसीडर करूं तो इस लाइन ने इस ग्राफ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक इसके नीचे का और इसके ऊपर का। अब इसके नीचे या ऊपर कोई भी एक कोऑर्डिनेट ले लो। तो मैं बहुत ही सिंपल मेथड बताता हूँ। 0, 0 लो, 0, 0 इस लाइन के नीचे है या फिर ऊपर? नीचे। चलिए 0, रखो जी इस वाली इक्वेशन में, इसी वाली की है ना, रखो भाई साहब x की जगह 0 और y की जगह 0। बताओ कंडीशन ट्रू और फॉल्स? 0 की वैल्यू 100 के बराबर नहीं है, लेकिन 100 से छोटी है। कंडीशन ट्रू। आपने पॉइंट लिया इस लाइन के नीचे और कंडीशन हो गई ट्रू, तो नीचे की तरफ कलर कर दो। यस और नो? क्या बात समझा पा रहा हूँ मैं?
अगर आपने इसके नीचे पॉइंट लिया और कंडीशन अगर फॉल्स आती, ट्रू नहीं आती, तो इसके ऊपर की तरफ कलर कर दे। ठीक है भैया। अब इस पे आ जाओ, x प्लस वाई वाले पे। इस लाइन ने इस पार्ट को, इस ग्राफ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक इसके नीचे एक इसके ऊपर। तो इसके नीचे भी ले लो 0,0, यस और नो, तो रखो भैया यहाँ पे x की जगह 0 और y की जगह 0, कंडीशन ट्रू। सही बात है, 0 की वैल्यू 60 से छोटी। अब एक बच्चा ये ना सोचे कि सर इक्वल भी तो है, भाई साहब इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो पक्की बात है ये भी कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। तो इसको मैं अलग मार्कर से करता हूँ, नीचे की तरफ। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? ठीक है। और x की वैल्यू 0 के बराबर है, 0 से बड़ी, मतलब इस तरफ, यस और नो, इस तरफ जाएगा ना। अरे बताओ यार। और y की वैल्यू 0 के बराबर, इस तरफ होगी ऐसी तैसी। चलो, अब ऐसा कौन सा कलर है, मतलब एरिया है जहाँ पे चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं? तो यही वाला होता है। मैं इसको डार्क करता हूँ। क्या वो ये वाला नहीं है? देखो ये और ये भी रोने लगे। और यही तो हमारा है, यही तो हमारा ऐसा रीजन है जो कि चारों में क्या है जी, कॉमन। पक्की बात है। तो इसको, इस रीजन को हम बोलते हैं फिजिबल रीजन, फिजिबल। और इसके बाहर जो भी एरिया उसको बोलते हैं इनफिजिबल। सर ये फिजिबल क्या होता है फिर? फिजिबल रीजन एक ऐसा रीजन होता है जो उचित होता है, अगर हिंदी इसको बोले प्रॉपर रीजन, मतलब एक ऐसा रीजन इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट होंगे और वो सारे कोऑर्डिनेट इन चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अभी मैं दिखा भी दूंगा आपको कैसे। तो मैं केवल फिजिबल रीजन को ही रखता हूँ और बाकी को हटाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। चलो ठीक है, ज़्यादा डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। ये चलो, ये हमारा आ गया फिजिबल रीजन। ठीक है भैया। तो इधर हमारा ये क्या था, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये 100 ऐसे होता भैया। अच्छा देखो, इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। जैसे आपको एक पॉइंट, क्या इसके अंदर 10,10 होगा? बिल्कुल होगा। तो 10,10 यहाँ पे रखो, x की जगह 10 और y की जगह 10 यहाँ रखो, चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे होंगे। रख के देखो। चलो यहाँ पे रखो x की जगह 10 और यहाँ पे भी रखो y की जगह 10, 50 हो गया। कंडीशन ट्रू एंड फॉल्स? ट्रू। यहाँ रखो भाई साहब x की जगह 10 और y की जगह 10, कंडीशन ट्रू और फॉल्स? ट्रू। यहाँ भी रखो हर जगह। तो इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन। मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, यस और नो, बट हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट। क्या चाहिए? और इस मेथड का नाम क्या है, कॉर्नर पॉइंट मेथड। तो जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा वो हमको कॉर्नर वाले कोऑर्डिनेट ही देंगे, या तो ये देगा या फिर ये देगा या फिर ये देगा और या फिर ये देगा। क्लियर है? बस इन्हीं चार को हम रख के देखेंगे। तो इसके तो कोऑर्डिनेट हो गए 0,20, ये 0,0, ये हो गया 60, अब इसको कैसे निकालें? तो भैया एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो जल्दी से। x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 100 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 60। एली लगाओ, माइनस माइनस माइनस, सही हो गया। 4y और कितना है ये 10। तो y की वैल्यू कितनी आई डियर? 10 और ये 50, मतलब 50,10। y 10 आया, यस और नो? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? कोई दिक्कत है तो बताओ भैया। क्लियर है? चलिए जी, अब हम बनाएंगे एक टेबल। अब हम बनाएंगे क्या, एक टेबल। अच्छा, ये जो हमारे पास ग्राफ बना है बेटे, इस ग्राफ को बोलते हैं बाउंडेड रीजन, मतलब बाउंडेड है। ये बाउंडेड है ना, एक होता है अनबाउंडेड, वो भी करेंगे। चलिए देखिए, ये टेबल ही टीचर देखता है कॉपी चेक करते समय। तो कॉर्नर पॉइंट, और यहाँ पे हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट जेड को चेक करते हैं, क्या था 75x प्लस, तो एक तो पॉइंट है 0,0, सब मैक्सिमम प्रॉफिट यही देगा। कुछ लो मत ना कुछ बेचो। 0,20 और 50,10 और 60,0। चलो जी रखिए भैया।
x की जगह 0 तो 0 हो गया, प्रॉफिट ही नहीं कुछ हुआ। x की जगह रखो भैया 0, y की जगह 20, तो यहाँ पे क्या है 25 दूनी 5000, प्रॉफिट कितना हो गया जी 5000। रखो भाई साहब x की जगह 50 और तो x की जगह 50 और प्लस तो 50 150 300 तो 6750। अगर मैंने ऐड सही किया हैं 12.5 62 आएगा, ठीक है। और x की जगह 60, y की जगह 0, मतलब 75 इंटू 60 तो 0 50 150 300 4500, ठीक है। तो भैया किस में मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, इस वाले में ना, यस और नो। तो दिस इज द डिसीजन वेरिएबल, मतलब x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू, तो आपने हमने x किसको लेट किया था हैं, चेयर को। तो आप 50 चेयर लो और 10 टेबल खरीदिए और फिर जब आप उनको बेचेंगे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। क्या मैं समझा पाया? कोई भी डाउट अगर हो रहा है, फिजिबल रीजन समझ जाओ, एक ऐसा रीजन होता है जिसमें सारे हमारे आंसर आते हैं, लेकिन हमको मैक्सिमम चाहिए, तो वो कॉर्नर पॉइंट मेथड। अब दिमाग में तुरंत एक आएगा कि सर ये कैसे पता कॉर्नर वाले सबसे ज़्यादा होते हैं ना, सही बात है ना। तो इसीलिए मैंने एक मेथड का नाम लिखा था जिसका नाम था सिंप्लेक्स मेथड। वो सब बताते हैं आपको कि कॉर्नर पे ही क्यों, कॉर्नर पे ही क्यों। तो आपके बुक में केवल और केवल बेसिक दिया गया, ये बहुत ही बेसिक है। आपको बोला गया भैया कॉर्नर पे ही है। अब ऐसे आप समझ सकते हो कि जो एंड पॉइंट्स होते हैं उन्हीं पर ही मैक्सिमा और मिनिमा मिलता है। मैं आपको ऐसे भी समझा सकता हूँ अगर सिंप्लेक्स पे ना जाऊँ। जो हमारे पास लास्ट पॉइंट होते हैं या जहाँ फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है वहीं पर मैक्सिमा और मिनिमा मिलता है, तो इसीलिए कॉर्नर पॉइंट्स पे मिलेंगे। तो हम लोगों ने बाउंडेड रीजन वाला कर लिया, क्या चमका। कोई भी डाउट लेके मत जाना क्योंकि 6 नंबर ये फ्री फंड के आपके, ये टेबल का बहुत बड़ा रोल होता है। चलो ख़त्म करें फिर।